नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह आज भी हम हेलो डॉक्टर में एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन ऐसे में तनाव की वजह से या किसी और कारणवश हम कभी कभार किसी बुरी आदत के आदी हो जाते हैं। क्या कारण है जिस वजह से हमें कोई लत लग जाती है? क्या हम इससे बच सकते हैं? और आयुर्वेद और योग किस तरह से हमारी सहायता करता है कि हम इस लत से दूर हो सकें, हम एक बार फिर से डी एडिक्ट हो सकें? इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं डॉक्टर अनीता शर्मा। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में अगत तंत्र की हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। आपको एक विस्तृत अनुभव है और आपने आयुर्वेद और योग के माध्यम से कई ऐसे लोगों का उपचार किया है, कई ऐसे लोगों की मदद की है जो किसी न किसी नशे या लत के शिकार थे। डॉक्टर अनीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। थैंक यू। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आजकल हमारे पास वैसे तो समय नहीं है, लेकिन हम फिर भी आदी हो जाते हैं, फिर भी हम एडिक्ट हो जाते हैं। और बहुत कॉमन है कि मैं वर्कआउट एडिक्ट हूँ, मैं इस चीज़ का एडिक्ट हूँ, मैं काम का एडिक्ट हूँ। तो हम एडिक्शन को कैसे समझ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो एडिक्शन होता है, एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं नशे से, कि जो शराब है, अफीम है, इनका एडिक्शन जो होता है। जबकि व्यक्ति को पता है कि हमारे मतलब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को मतलब हानिकारक प्रभाव हो रहा है नशे के द्वारा, फिर भी वो चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाता है। उसे लत या एडिक्शन कहते हैं। मतलब उसे पता है कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है, लेकिन फिर भी वो उसको नहीं छोड़ पाता है। उसको हम लत कहते हैं या नशा कहते हैं। जी, यदि आप भी हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, यदि आप डॉक्टर साहब से एडिक्शन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270409 और 270499। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को जारी रखते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि बहुत कॉमन हो चुकी है ये सब बातें, एडिक्शन होना, और इसको कहीं ना कहीं बहुत फैंसी भी समझा जाता है। किस प्रकार के एडिक्शन जो है अक्सर आपके देखने में आते हैं? किस प्रकार के आप मरीज़ जो हैं, लोग जो हैं, आप देखती हैं? हमारे पास अधिकतर जो पेशेंट आते हैं वो अल्कोहल है, ओपियम, कोकीन, इवन एमडीएमए, एलएसडी और जो सेडेटिव्स लिया जाता है, जो भी नींद की दवाइयां हैं, उनके जो एडिक्टेड होते हैं, या फिर पेन किलर है जो लंबे समय से लगातार ले रही हैं। ऐसे एडिक्टेड पेशेंट जो है हमारे जो केंद्र में वो आते रहते हैं। ये वाकई बहुत ही ज़्यादा भयावह स्थिति भी है और कहीं ना कहीं सोचने वाली बात भी है। तो डॉक्टर अनीता, हम बात कर लेते हैं कि कारण क्या होता है, किस वजह से कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी नशे का शिकार बन जाता है या आदी बन जाता है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो हमारे परिवेश में है, पाश्चात्य सभ्यता बहुत बुरी तरह से हावी होती जा रही है। और एक चीज़ है कि न्यूक्लियर फैमिली, पहले था कि संयुक्त परिवार होते थे, उसमें आपस में एक दूसरे से लोग कनेक्ट रहते थे, दादा दादी, चाचा चाची। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। एक बच्चा होता है परिवार में या दो बच्चे होते हैं, और जो पेरेंट्स भी होते हैं वो अधिकतर जो होते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं वर्किंग में होते हैं, कि कहीं ना कहीं जाना होता है। तो जब वो आते हैं वापस घर पे, तो ना तो उनके पास बच्चे के लिए समय होता है कि एक दूसरे से वो इंटरेक्ट कर सके, या फिर उनकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है न्यूक्लियर फैमिली का। और साथ ही जो होते हैं कि अगर हमारे परिवार में इस तरह का कोई है कि हमारे पेरेंट्स ही नशे का प्रयोग कर रही हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो जाते हैं। साथ ही है कि एक शौक, एक क्यूरियोसिटी के लिए स्टार्टिंग में बच्चे उसकी शुरुआत करते हैं, और धीरे धीरे वो शौक जो होता है कि कब आदत बन जाता है, कब लत बन जाता है, इसका हमें या जो भी व्यक्ति है उसे एहसास तक नहीं हो पाता है। साथ ही एक स्टेटस सिंबल है कि लगता है कि एक बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, तो विशेषकर युवा वर्ग जो है वो ये सोचता है कि अगर हम सिगरेट नहीं पिएंगे या फिर अल्कोहल नहीं लेंगे तो लगेंगे कि ये बिल्कुल बैकवर्ड है, कि मतलब पुराने रीति रिवाज का है। तो उसके कारण भी वो स्टार्टिंग में उसकी शुरुआत कर देते हैं। और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ घरेलू टेंशन है, या फिर कुछ बेरोजगारी है, या फिर कुछ रैंक उसकी कम आ रही है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिनके कारण वो स्टार्टिंग में शुरू करता है, और धीरे धीरे जब उस डोज से उसे फ़ायदा नहीं होता है तो उसकी मात्रा बढ़ती जाती है और वो एडिक्शन में तब्दील होता जाता है। जी, आपने बहुत सहजता से और बहुत आसानी से बताया कि क्या कुछ कारण हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये बात फिर से
सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि एक और जहाँ पर पश्चिमी देश, पश्चिमी साहित्य, पश्चिमी संस्कृति दोबारा भारतीय संस्कृति की तरफ बढ़ रही है और हम देख रहे हैं किस तरह से कितने बड़े पैमाने पर आज हम योग दिवस मनाते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जिस तरह से शुरुआत की और जिस तरह से पूरे विश्व में इसका एक नाम हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों से जुड़कर रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि डॉक्टर अनीता ने बताया कि अति सर्वत्र वर्जिए, तो अति में कोई भी चीज़ होगी तो वो हमारे लिए नुकसानदेही होगी। और फैशन, स्टेटस और जो भी कुछ कारण है जिससे नशा हो सकता है, आप नशे के आदी हो सकते हैं, वो सिर्फ तनिक मात्र का जो है, बहुत क्षण भर का जो है वो एक सुख है, आनंद है और वो दूसरों के लिए है। उससे आपको, आपके परिवार को, आपकी आर्थिक स्थिति को, हर चीज़ को नुकसान ही पहुँचता है। तो जब भी आप बाहर जाएँ, खासतौर से युवा वर्ग, ये आपके लिए स्टेटस सिंबल होना चाहिए अपने जड़ों से जुड़कर रहना, अपने आप में रहना, अपने आप को पहचानना, ना कि दूसरों के दबाव में आकर और पीयर प्रेशर में आकर के इस तरह के किसी भी शौक की तरफ आगे बढ़ना। डॉक्टर साहब, हम बच्चों में भी देखते हैं कि आजकल एडिक्शन होते चला जा रहा है, छोटे बच्चों में भी एडिक्शन देखने को मिलता है और हम देखते हैं बहुत कम उम्र में जो बच्चे हैं वो मोटा मोटा चश्मा भी लगा कर रखते हैं और मोबाइल पे लगे रहते हैं, या वो स्क्रीन की तरफ उनका जो रुझान और जो जुड़ाव है बहुत ज़्यादा है। छोटे बच्चों में किस प्रकार का एडिक्शन होता है और उसे पहचाने कैसे कि ये जो बच्चा है या ये जो किशोर है किसी चीज़ के प्रति एडिक्ट होता जा रहा है? सबसे पहले तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बच्चों में होते हैं, वो एक एज के अकॉर्डिंग होते रहते हैं। लेकिन अगर बच्चे को हम देखते हैं कि उसके कुछ व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, स्कूल जाता है और वहाँ पे उसकी जैसे पहले फर्स्ट आता था, अब सेकंड या थर्ड आ रहा है, उसकी रैंक में परिवर्तन हो रहा है, या फिर वो एग्रेसिव हो रहा है, अपने घर वालों की कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो इस तरह से कुछ सिम्टम्स उसके देखने के मिलते हैं। और कुछ अगर शारीरिक परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं कि अगर उसको मतलब अगर डाइजेशन उसका ठीक से नहीं है, या फिर उसको नींद टाइम से नहीं आ रही है, या रात देर तक वो जाग रहा है, या फिर अकेला रहना पसंद कर रहा है। अधिकतर होता है वो अपने आप को आइसोलेटेड कर देते हैं, जो भी इस तरह के बच्चे होते हैं, और मतलब फैमिली मेंबर से इंटरेक्ट नहीं करता है और स्कूल में क्लासेस वगैरह जो है वो बंक करता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि हमें ध्यान देने वाली बात होती है कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, या फिर उसके कुछ जो रिएक्शंस होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं। कुछ उसके मुंह से जो है स्मेल आ रही है, या फिर आईज रेडिश जो लग रही हैं, या फिर उसके जो लिप्स हैं उनका भी कलर चेंज हो जाता है। कुछ एडिक्शंस ऐसे होते हैं जैसे कोकीन वगैरह, तो ब्राउनिश या पर्पलिश कलर का हो जाता है, वो भी हमें ध्यान देने वाली बात होती है। और अधिकतर वो जैसे वीडियो गेम देख रहा है या मोबाइल पर ही लगा हुआ है पूरे टाइम पे, तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि वो कहीं उसकी संगत तो गलत नहीं है, वो हमसे क्यों नहीं इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। साथ ही अगर स्कूल बैग है तो उसमें कुछ रैपर्स वगैरह मिल सकते हैं, जिसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि मे बी शायद इसको कोई एडिक्शन हो सकता है। तो जाके स्कूल में क्वेरी कर सकते हैं, टीचर्स से मिल सकते हैं, या बच्चे से ही आप फैमिली मेंबर मतलब एक अच्छे से उसको मित्र बन के और उसके बारे में उससे जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल, और मेरा यही सवाल था कि जब भी किसी भी परिवार में इस तरह की बात सामने आती है तो सबसे पहला रिएक्शन जो होता है वो बहुत पैनिक वाला होता है, गुस्से भरा होता है। ऐसे समय में यदि आपको लग जाए, आप इतने ऑब्जर्वेंट हैं कि आपको पता चल जाए कि बच्चा शायद गलत दिशा में जा रहा है, एक अभिभावक को, एक परिवार के सदस्य को, बड़ी भाई बहन को, मित्र को किस तरह से उस चीज़ को समझना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए बात करने के लिए? सबसे पहले तो उसे एकदम बिल्कुल प्यार से बात करना है और उसका एक रीज़न पता करना है कि उसने किस कारण से ये चीज़ शुरू की है। क्या कुछ हमारी तरफ से या फैमिली वालों की तरफ से तुमको कोई प्रॉब्लम है जो तुमने ये शुरुआत की है, या कोई टेंशन है, या फिर आपको किसी आपके फ्रेंड ने ये आदत लगा दी है जिसके कारण आप उसके एडिक्ट हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें पूछनी चाहिए और एकदम फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए उनका, ऐसा नहीं कि उसको डांटना है या मारना है। तो जब वो प्रेम से आपको ये सब चीज़ें बता देता है तो उसके बाद उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग में भी एक तो फैमिली काउंसलिंग हो गई, और एक साथ में जो बच्चा है या जो एडिक्टेड पेशेंट है तो उसकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें उसको छोड़ने की एक विल पावर डेवलप हो सके, कि उसको मन से तैयार करना है कि मैं ये चीज़ छोड़ दूंगा। और उसकी हमको कॉन्सिक्वेंसेस बतानी है कि अगर आपने ये चीज़ नहीं छोड़ी तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, शारीरिक है, मानसिक है, या आर्थिक दृष्टि से, या समाज में आपको किस दृष्टि से
देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें उसको उसके जो ब्लैक साइड है उसको बतानी चाहिए कि ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं और इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट ये हो सकते हैं। और पेरेंट्स को जो जो अगर उनसे दिक्कत आ रही है तो उन सब चीज़ों में तब्दील करके बच्चों को बहुत अच्छे से उसको समझाना चाहिए। जी, आपने बहुत ही सहजता से बताया कि कितना ज़रूरी होता है बातचीत करना, परिवार का साथ में होना। और यदि आपको लगता है कि आपका घर का कोई सदस्य या बच्चा शायद गलत रास्ते पे चल गया है, तो पहले उस चीज़ का पता करें और किसी चिकित्सक के पास जाएं, किसी एक्सपर्ट के पास जाएं, ना कि सोशल मीडिया का सहारा लें। मैम, आजकल तो सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है। इसका तो शायद अभी उपचार हमारे अंदर ही है, और कहीं ना कहीं योग जो है एक बहुत बड़ा एक भूमिका निभाता है कि हम इस तरह के जो एडिक्शन है, सोशल मीडिया का हो गया या और भी कोई एडिक्शन है, से दूर रह सकें। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दें कि आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता शर्मा। और यदि आप भी एडिक्शन से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 270409 और 270499। जयपुर से बाहर वाले दर्शक इस नंबर से पहले 0141 लगाना ना भूलें। मैम, अब बात कर लेते हैं आयुर्वेद की। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक बार फिर से पूरा जो विश्व है वो भारत की ओर एक बार फिर से आकर्षित हो रहा है। हमारा आयुर्वेद, हमारा जो विज्ञान है, जो किस तरह से पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, योग जो है पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। आयुर्वेद किस तरह से सहायता प्रदान करता है इन टॉक्सिन्स को रिलीज़ करने में, डी एडिक्ट होने में? आयुर्वेद के माध्यम से जो हम पेशेंट का डी एडिक्शन करते हैं, मतलब किस तरह से नशा छुड़वाते हैं, उसमें अगर मैं हमारे संस्थान की बात करूं तो वहाँ पे हम ओपीडी और आईपीडी लेवल पे पेशेंट को देखते हैं और उसके बाद सबसे पहले उसकी हम काउंसलिंग करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल है इसमें काउंसलिंग का, और फैमिली की भी काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में जो चीज़ है कि वो जिस चीज़ का एडिक्टेड है, मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं हम कि किस कारण से, कौन सा रीज़न है जिस कारण से उसने शुरू किया और क्यों नहीं छोड़ पा रहा है। उससे पूछते हैं कि अगर आप छोड़ते हैं, कुछ दिन आपने छोड़ा है, तो उसके बाद आपको क्या विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसको पूछने के बाद में हम फिर उसके अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक चिकित्सा करते हैं। जैसे अगर इंसोम्निया है तो इंसोम्निया के लिए हम अनिद्रा के लिए हम कुछ योगा या प्राणायाम बताते हैं, या फिर कुछ हमारे यहाँ पंचकर्म के प्रोसीजर्स हैं, जैसे शिरोधारा है और अभ्यंग है, स्वेदन है, जो कि हम मसाज बोलते हैं उसको आम लैंग्वेज में। तो वो चीज़ें हम करवाते हैं, वो भी मेडिकेटेड ऑयल से करवाते हैं। और साथ में कुछ अगर उसके शारीरिक ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हम कुछ प्रयोगशालीय परीक्षण है वो करवाते हैं, ताकि उससे पता पड़ सके कि शरीर में क्या क्या विकृति चल रही है इस एडिक्शन के कारण। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आयुर्वेद है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, प्रकृति का एक वैज्ञानिक दवा है और ये हमारे पास प्रचुर मात्रा में है। और आप जैसे एक्सपर्ट जो हैं कई लोगों की मदद करते हैं कि इन टॉक्सिन्स से हम जो है दूर रह सकें, या यदि कोई व्यक्ति आदी हो चुका है तो वो डी एडिक्ट हो सके। क्योंकि मैम हम बात कर रहे हैं टॉक्सिन्स की, आजकल डिटॉक्सिफिकेशन डाइट ये भी बहुत चलन में है। ख़ासतौर से जो महिलाएँ हमें देख रही हैं, ग्रीन टी डिटॉक्स के नाम पर बहुत ज़्यादा बेची जाती है। तो चूँकि हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में सब चीज़ मौजूद है, हमारी रसोई में सब चीज़ है, दादी नानी के नुस्खे उस ज़माने में होते थे, किस तरह से जो ख़ास तौर से महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं इस वक्त, वो अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकती हैं? डिटॉक्स की बात करें तो आजकल जो भी कुछ हम ले रहे हैं, मतलब हवा से लेके और पानी तक, या फिर कुछ भी देखो, पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, सब कुछ है। मतलब हम कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि हम दूषित चीज़ों को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। तो अगर महिलाएं हैं, घर में रहती हैं, वो चाहती हैं कि हम अपने शरीर को किस तरह से मतलब शोधित कर सकें, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि आपको पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, उसमें नमक डाल के जो है वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। साथ ही अगर आप ग्रीन टी लेते हैं उसकी जगह आप अजवाइन ले सकते हैं, आप मधुयष्टि की चाय ले सकते हैं, या शुंठी की चाय ले सकते हैं जिसको कि सौंठ बोलते हैं। आप अगर गर्मी ज़्यादा है तो इलायची और सौंफ डाल के भी आप उसको ले सकते हैं, ताकि जो बॉडी है हमारी एक एनर्जी भी मिलती रहे और हमारे शरीर से विषाक्तता भी दूर हो सके। और एक हल्दी है, हल्दी एक नॉर्मली सभी किचन में पाई जाती है, तो हल्दी को भी हम जो आप आहार लेते हैं, सब्जी लेते हैं, तो उसको थोड़ी ज़्यादा मात्रा में डालें, और हल्दी लेने से भी वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। तो इस तरह से महिलाएं इसका प्रयोग करके
और स्वस्थ रह सकती हैं। जी, आपने बहुत ही अच्छी टिप दी थी सब महिलाओं को, सब बहनों को जो हमसे जुड़ी हुई हैं। मैम वापस आते हैं और एक बार बात कर लेते हैं एडिक्शन की। आपकी नज़र में आपका एक विस्तृत अनुभव है, किस तरह के आपने पेशेंट्स देखे हैं और किस तरह से अपने आयुर्वेद का चमत्कार होते देखा है? हमने 2016 में जो है डी एडिक्शन एक यूनिट शुरू की थी, अब वो सेंटर में तब्दील हो गया। तो उसमें हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया था, कि हर तरह के पेशेंट आते हैं, अफीम से लेके गांजा है, मेरिजुआना है, या फिर कोई इंजेक्टेड ले रहे हैं, अफीम के डेरिवेटिव्स हैं, वो सब चीज़ जो भी ले रहे हैं, उस तरह के सभी पेशेंट आते हैं। और जो कि नींद की गोलियां ले रहे हैं बरसों से, जो छोड़ नहीं पा रहे हैं, या पेन किलर है वो ले रहे हैं, तो उस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो इनकी चिकित्सा के लिए हम विशेष रूप से जो है काउंसलिंग बताया है, कुछ औषधियां हैं वो प्रयोग करते हैं, पंचकर्म प्रोसीजर हैं वो प्रयोग में लेते हैं, साथ ही योग इसका एक महत्वपूर्ण मतलब समझिए कि योग के द्वारा हम पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। योग में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, क्योंकि जो भी हमारे पेशेंट आते हैं वो हमारे जो संस्थान में योग यूनिट है उसके माध्यम से हम उसको डेली रूटीन में उनको वहाँ पर भेजते हैं, और रूटीन के जो कुछ आसन प्राणायाम हैं वो करवाते हैं। योग के माध्यम से जो शरीर की मांसपेशियां हैं उनमें जो स्टिफनेस आ गई है वो दूर होती है, जो कि एक एडिक्टेड पेशेंट में होती है, वेदना की, दर्द की अनुभूति जो होती है वो उसको दूर करता है। साथ में एक हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होता है, तो उसमें योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई भी योगा प्राणायाम आप करते हैं तो डोपामिन जो है रिलीज होता है, तो उससे एक जो हमारे शरीर में है स्फूर्ति आती है, साथ में एक खुशी रहती है। जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कि नींद नहीं आना है, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है योग के माध्यम से दूर होती है। क्योंकि जो एडिक्टेड पेशेंट है उसमें अनिद्रा एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी एंजाइटी है, क्रोध बहुत बढ़ जाता है, तो ये सब योग के माध्यम से दूर होता है। साथ ही लंग्स की जो कैपेसिटी है जिसके कारण डिस्निया हो रहा है पेशेंट को, या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो योग के माध्यम से हम उसको भी ठीक करते हैं। एक जो है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो योग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि कोऑर्डिनेशन ठीक होता है और एक कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। जो भी इस तरह के पेशेंट होते हैं हमारे, उनका कंसंट्रेशन ठीक नहीं होता है, स्मृति शक्ति या हमें याददाश्त कमज़ोर होती जाती है, तो इससे जो है स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। और कंटिन्यू अगर दैनिक चर्या में योग को अगर वो डेली योग करता है तो उसके माध्यम से मतलब डी एडिक्ट तो होता ही है, साथ में और भी बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो योग को अपनाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में अगर कुछ प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, सूर्य नमस्कार है, इस तरह की चीज़ों के द्वारा क्या होता है, सकारात्मक भाव आते हैं, एक जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर होती है और पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो जो व्यक्ति इस तरह के जो हमारे पेशेंट हैं उनमें नेगेटिव आती है भावना कि हम ये नहीं कर सकते हैं, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं छोड़ नहीं सकता, तो उसके द्वारा एक सकारात्मक भाव आते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसमें विल पावर डेवलप होती है और वो उस चीज़ को छोड़ देता है। और कुछ आसन हैं जिनके माध्यम से वो करते हैं, जैसे मंडूकासन है, गोमुख आसन है, या अर्धचक्रासन है, पश्चिमोत्तान आसन है, ताड़ासन है। तो ये आसन अगर रेगुलर वो करता है अपनी दिनचर्या में, डेली रूटीन में अगर वो करता है, तो जो हमारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो दूर हो जाते हैं और हम डी एडिक्ट हो सकते हैं। जी, यानी कि ये असंभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपने कहा था विड्रॉल सिम्टम्स, आपने एक टर्म यूज़ किया था विड्रॉल सिम्टम्स, उसके बारे में बताइए कि जब ये प्रोसेस, जब ये क्योर चल रहा होता है, निदान चल रहा होता है, तो क्या कुछ परेशानियां आती हैं एक व्यक्ति जो कि किसी भी लत का शिकार है, और किस तरह से परिवार जो है उसका साथ दे सकता है? बिल्कुल, जब भी कोई पेशेंट है कि नशा छोड़ना चाहता है, उसमें अलग अलग नशे के अकॉर्डिंग विड्रॉल आते हैं। जैसे ओपियम का पेशेंट है, अगर अफीम छोड़ना चाह रहा है वो, तो उसकी आंखों से पानी आता है, नाक से कंटिन्यू पानी आता है, उसको जम्हाइयाँ बहुत ज़्यादा आती है और बॉडी एक सीवियर होता है कि मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो उस समय पर डॉक्टर्स की भी ज़रूरत है और परिवारजनों की भी बहुत ज़रूरत है। लेकिन ये कुछ समय बाद ट्रीट हो जाता है, कुछ समय मतलब
आपको 10-15 दिन रहना पड़ता है और 7 दिन में आपका वो जो लक्षण है वो धीरे धीरे सबसाइड होने लग जाते हैं। इसी तरह अल्कोहल अगर आपने लिया है तो उसमें मेनली इंसोम्निया होता है और आपको क्रेविंग होती है, तो उसकी जगह पे हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ देते हैं जिसके द्वारा जो उसकी क्रेविंग है वो दूर हो जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं कि वो कंटिन्यू आते रहते हैं और मेन जो है अनिद्रा होना और एक वेदना होना। अगर ये 2 चीज़ अगर पेशेंट की हम ठीक कर सकते हैं, वो भी आयुर्वेद के माध्यम से हम करते हैं, तो उसके काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो नशे से दूर हो सकता है। बिल्कुल, आपने कहा निद्रा, ये वैसे भी बहुत ही कॉमन चीज़ें देखते हैं कि आजकल हर कोई काम में इतना व्यस्त रहता है और वर्किंग आवर्स इतने बढ़ चुके हैं, कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक बैठना होता है और जो स्ट्रेस है, जो हम तनाव में रहते हैं, उस वजह से अनिद्रा एक बहुत ही कॉमन जो है एक सिम्टम जो है देखने को मिलता है। साथ ही आपने कहा जो चिंता यानी एंजाइटी, ये भी बहुत कॉमन हो चुका है। ये दोनों जो सिम्टम्स हैं या जिसकी वजह से व्यक्ति जो है कुछ अल्कोहल की तरफ या किसी और नशे की तरफ जा सकता है, इसे कंट्रोल ही कैसे किया जाए? आयुर्वेद और योग का सहारा कैसे लिया जाए कि हम किसी नशीले पदार्थ की तरफ जाएं ही ना? सबसे पहली चीज़ है कि हम अपनी जो दिनचर्या है, दिनचर्या में हमें योग को अपनाना है। जैसे मैंने बताया था कि डेली हमारी लाइफ या डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए कि एक ना योग के जो भी आसन है वो भी एक्सपर्ट से आप पूछिए और वो योगासन डेली रूटीन में करें। सूर्य नमस्कार जो है वो डेली करना चाहिए। अनुलोम विलोम, जैसा कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर हो जाती है, तो अनुलोम विलोम जो है वो डेली करना चाहिए। कुछ नॉर्मल आसन जो है कि वो हम कर सकते हैं, वो भी डेली रूटीन में हमें होना चाहिए। और साथ ही आहार विहार का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का आहार लेना है, किस तरह का आहार नहीं लेना है। अगर डेली रूटीन में हम इस चीज़ का ध्यान रखें और प्राणायाम और योग को हम शामिल करें, तो जो हमारी जिसको कहना चाहिए कि हमारी बुद्धि उस तरफ जा रही है या हमारा दिमाग उस तरफ जा रहा है, तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो योग के द्वारा जो बुरी लत पड़ गई है उससे हम दूर हो सकते हैं। तो उस समय के लिए जिस समय पे ये चीज़ भाव हमारे आए, तो उस समय पे हमें योग का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि हम सब जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं, घर में, काम में, समाज में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हम कभी कभार दबाव में आ जाते हैं और सोचते हैं कि चलो दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं या ऐसी कंपनी में चले जाते हैं जो कहते हैं अरे कुछ नहीं होगा, ट्राई कर लो, कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हें रिलैक्स फील होगा। लेकिन वो एक गलत रास्ता है। थोड़ी सी इच्छा शक्ति, थोड़ी सी सहायता, और हमारे पास में जैसा कि प्रोफेसर अनीता शर्मा हमारे साथ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है, यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के लाभदायक ट्रीटमेंट्स हैं, लाभदायक दवाएं हैं, लाभदायक सेवाएं हैं। आप यहाँ जा कर के, क्या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं यहाँ आकर के लाभ ले सकते हैं? बिल्कुल लाभ ले सकते हैं। अगर उन्हें लग रहा हो कि हम इस प्रवृत्ति की तरफ जा सकते हैं, तो क्या कुछ आपके संस्थान में इस तरह की कोई दवाएं या इस तरह के कुछ? बिल्कुल, हमारे यहाँ हर चीज निःशुल्क है। वहाँ पे निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण है, निःशुल्क रहने की सुविधा है जो भी भर्ती मरीज हैं, और निःशुल्क सारी मेडिसिन जो है वो निःशुल्क दी जाती है जो भी एडमिटेड पेशेंट होता है। और योग भी हमारे यहाँ निःशुल्क ही करवाया जाता है, काउंसलिंग भी निःशुल्क ही होती है। तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। जो भी इस तरह के पेशेंट है या इस और अग्रसर हो रहे हैं गलत आदत की तरफ, तो वो हमारे संस्थान में आकर और नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। और कभी कभी मैम ऐसा होता है कि इंसान में झिझक होती है कि कोई क्या कहेगा। तो यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे अपनी जानकारी साझा करता है कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ या ऐसा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नशीली पदार्थ की तरफ जो है आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, क्या उस जानकारी को गोपनीय रखा जाता है? किस तरह से उसे समझाया जाता है? वो किस तरह से? नहीं, अगर कॉन्फिडेंशियल चीज़ है तो हम उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखते हैं। और छोड़ना जो चाहता है, तो लत है, ये किसी की भी लग सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको लग गई है तो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप बताएंगे तो हम उसका प्रॉपर इलाज करेंगे। और गोपनीयता हम बनाए रखते हैं उस चीज़ की, कि किसी को भी हम नहीं बताते कि आपको क्या है, लेकिन आप उसको, डॉक्टर को आपको पूरा उसमें बताना पड़ेगा, पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी कि किस कारण से आपने इसको शुरू किया है। अब तक आपके संस्थान में आपने जब से ये जो सेंटर शुरू किया है, ये इकाई शुरू की है, कितने लोग इसमें आए हैं और कितने लोगों को उससे लाभ मिला है, कितने लोग डी एडिक्ट हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। आपका अनुभव कैसा रहा है? हाँ, मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। लेकिन जब शुरुआत की थी हमने तब इतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे इस तरह के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं और हमने अब तक 1500 से ज़्यादा पेशेंट देख लिए हैं
इस तरह के जो भी एडिक्टेड पेशेंट हैं। और हमारी जो एक केंद्र है वो हमारा रनिंग में है, अभी भी हमारे पास शायद इसके लिए बेड्स खाली नहीं हैं जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। और उनका जो फीडबैक है वो हमने एक रजिस्टर बना रखा है, तो फीडबैक दे के जाते हैं पेशेंट, और उनके हमारे पास जो है फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं जो कि विलिंगली तैयार है। अगर तो विलिंगली तैयार है तो उनके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि नशा छूट नहीं सकता है, नशा छूट सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको मन बनाना पड़ता है। बाकी जो भी विड्रॉल है उसको हम ट्रीट करते हैं। जी, अगर हम बात करें, ये वैसे ये डेटा आपने बताया 1500, तो कहीं ना कहीं पे एक अच्छी बात भी है कि लोगों में जागरूकता है कि वो आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रगति से जिस दिशा में इस तरह से युवा वर्ग जा रहा है, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप कि कैसे इसे रोका जा सकता है? हमें इसे रोकने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, और मतलब कैंप्स के माध्यम से ये बताना चाहिए कि इसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, कितना नुकसान ये हमारे शरीर पे करते हैं, मन पे करते हैं और समाज पे करते हैं, और देश के लिए भी ये ठीक नहीं है। क्योंकि इस तरह का जो भी अगर हमने नशा शुरू किया है तो हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि बुद्धि लुम्प्यति यद द्रव्यम मदकारी तद उच्यते, मतलब जो भी बुद्धि का नाश करे, मतलब उसकी विवेक शून्य हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है, ये पहचान यदि खत्म हो जाती है तो उसको नशा कहते हैं, मतलब बुद्धि का नाश होना। तो कोई भी ऐसा जो भी ये सुन रहा है वो ये नहीं चाहेगा कि हमारी बुद्धि का नाश हो जाए, या समाज में हमारी इज्जत ना हो, या हम आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाएं, या फिर किसी भी एंगल में हम पीछे रहें। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक हो सके किसी भी तरह के नशे का सेवन नहीं करें। अगर आप नशे का सेवन किसी शौक के कारण या किसी फ्रेंड्स के कहने के कारण अगर सेवन करते हैं या उसकी आदत पड़ गई है, तो आप हमारे से संपर्क करके और निसंकोच इसको आप हमें विस्तृत रूप में बताएं, ताकि हम उसकी आपकी चिकित्सा कर सकें। आपके यहाँ से जो उपचार लेकर गए हैं मरीज जो डी एडिक्ट हो चुके हैं, उनका किस तरह से फीडबैक आया है? क्या उनको दोबारा उस तरह की परिस्थितियों में जाने का मौका मिला? किस तरह का आपने वो फीडबैक देखा है कि क्या वो पूरी तरह से डी एडिक्ट हो गए हैं, या कभी कभार उनको लगता है हम दोबारा ओपियम या अल्कोहल या किसी और नशे की तरफ जाएं? सारे पेशेंट तो ठीक नहीं होते हैं, कुछ पेशेंट हैं कि दोबारा से आते हैं कि क्योंकि मैं उस फ्रेंड सर्किल में गया और दोबारा से मेरी आदत लग गई। तो ऐसा नहीं है कि 100% लोग दोबारा से हमारे पास आते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो आते हैं, वो वही कारण होता है कि वापस से वही परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, वापस से वही घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, या वापस से कुछ ऐसा कारण बन गया जिनके कारण उसको दोबारा वो शुरू करनी पड़ गई। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो है परिस्थितियां बहुत बड़ा वो है, समय बहुत संक्षिप्त है और बातें बहुत सारी और बहुत रोचक भी है। चलते चलते बहुत जल्दी से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही संदेश देना चाहूँगी दर्शकों को कि ये जो नशा है ये बहुत बुरी चीज़ है। इससे निजात पाने के लिए आपको आपका मन बनाना चाहिए, और डेली रूटीन में, दिनचर्या में हमें योग को शामिल करना चाहिए, ताकि हम जो है मन से हम एकाग्र रह सकें, हमारा जो सत्व या मन है वो प्रबल हो सके। तो वो योग के माध्यम से ऐसा हो सकता है। हमारा खान पान है, आहार है, उसको हमें देखना चाहिए और पाश्चात्य संस्कृति को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आहार विहार विचार सबको शुद्ध रखें, आयुर्वेद का सहारा लें, योग का सहारा लें, स्वस्थ रहें, जिससे कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो उसे कहें हेलो डॉक्टर। अनीता जी, हमसे बात करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि जो दर्शक हमसे जुड़े हैं उन्हें ज़रूर से बहुत फ़ायदा मिलेगा और जागरूकता आएगी किस तरह से वो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।